हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज के इस क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है, ये आपका परसेंटेज पर लेक्चर 2 है। प्रीवियस क्लास में हमने आपको सिलेबस बताया था, इसके अलावा लेक्चर 1 में आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और इसके कैसे अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए जब एग्ज़ाम में हम बैठते हैं, तो क्वेश्चन जो है वो किस हिसाब से हमें करने चाहिए, कम समय में बेहतर तैयारी कैसे करनी चाहिए, मैंने आपको उसके बारे में भी बताया था। क्योंकि अब हमारे पास जो टाइम है वो 6 से 7 दिन मात्र बचे हुए हैं और इन 6 से 7 दिन में हमें कैसे अपने जो नंबर हैं वो इंक्रीज करने ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मान लो आप 55 का स्कोर कर रहे हैं और वो स्कोर इंक्रीज होकर अगर आपका 70-75 पहुंच रहा है, तो परसेंटाइल जो है वो आपकी 95 प्लस चली जाएगी। तो इस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसा क्या तरीका होना चाहिए, इस पर हम बात कर चुके थे। अब हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट किया था कि परसेंटेज, और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए भी थे, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी सीरीज जो एमसीक्यूज की सीरीज है वो अपलोड कर दी हैं, तो उन सीरीज को भी आप देखें क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। और मैंने आपको कुछ जनरल अवेयरनेस के टॉपिक बताए हुए थे और उन टॉपिक पे आप लोग वर्क करें। जैसे कि पुस्तक हैं तो उनके लेखक, और ये 1 नंबर कन्फर्म है, आपका आना ही आना है। क्योंकि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो इनमें एक ब्रॉड सिलेबस है और उस सिलेबस को पढ़ने के बाद आपको कहीं एक नंबर मिलेगा। लेकिन जनरल अवेयरनेस में टॉपिक ही टोटल 10 हैं। अगर उन 10 टॉपिक को आप सही से एक तरीके के साथ पढ़ते हैं, जैसे उसमें साफ साफ है कि देश एवं उनकी राजधानी और करेंसी, तो अगर आप जो भी महत्वपूर्ण देश हैं एशिया के और भारत के, जो पड़ोसी देश हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और उन सभी कंट्री की कैपिटल और करेंसी याद करके जाते हैं, तो आपके 2 नंबर कंफर्म हो गए। दूसरा, आपकी जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके लेखक यानी बुक्स और ऑथर, अगर ये आप पढ़ के जाते हैं तो 1 नंबर यहाँ से भी कंफर्म है। और आप ये देखेंगे तो रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है रिपीटिशन, तो आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट डे हैं, नेशनल हों चाहे वो इंटरनेशनल डे हो, वो भी याद रखना है। और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड क्वार्टर, मैं आपको इन सभी पर वीडियो जो है वो अपलोड कराऊंगा लेक्चर के माध्यम से। आपको ट्रिक भी दूंगा याद करने के लिए, प्लस आपको बहुविकल्पी प्रश्न के माध्यम से भी आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे तरफ से हो सकेगा। और आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो आप भी वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, बताएं कि आपका क्या सजेशन है, उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं सीधा। तो परसेंटेज में हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आगे हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर नया टॉपिक पकड़ेंगे। ठीक है, अब लास्ट क्लास में मैंने आपको इतना बता दिया था कि अगर आपको ये दिया जाए कि ए जो है वो बी का कितने परसेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए तो आप कर लेंगे। ठीक है, अब उसी में हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं पैट में वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, ना कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। को बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है, मैथमेटिक्स के सिर्फ 5 क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन के 20 हैं, तो टोटल मिला के 25 क्वेश्चन है। बाकी 75 क्वेश्चन जो हैं वो आपके बहुत कम टाइम टेकिंग होते हैं। अगर आपने सही से चीज़ों को पढ़ा है, लर्न किया है, तो आप आसानी से उनके आंसर दे सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाए, मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक इस तरीके से दिया है, ए का 60% कॉमा बी के 75% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात क्या है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को चाहे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से समझ लो, चाहे परसेंटेज से समझ लो, दोनों का मिश्रित रूप है। सीधा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ए का 60% और बी का कितना दिया है, 75% है, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो ए और बी का अनुपात क्या है, आपको ये बताना है। समझ आ रही बात? तो 60% की अगर बात की जाए, तो मैंने आपको कल कुछ वैल्यू दी थी और मैंने कहा था उनको लर्न जरूर करना। ठीक है, अगर वो लर्न नहीं किए हैं तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो वैल्यू याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है।
तो मुझे बताओ कि ए का 60%, 60% का मतलब क्या होता है, कल मैंने बताया था आपको क्या होता है, जो 20% होता है उसका मतलब होता है 1/5। तो 60% मतलब 20 का कितना है, 3 गुना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3/5 हो गया, इक्वल्स टू बी का 75% का मतलब क्या है, ये हो गया 3/4, क्योंकि 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो 25 या 75 होता है, यानी 25 3 जा 75, तो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 3/4 बन जाएगा। अब यहाँ से पूछा 3 से 3 ये कैंसिल हो रहा है, ये आ गया a/5 और ये इक्वल्स टू में आ गया b/4। अब देखो बेटा, जब a/5 दिया है और b/4 दिया है, तो इनका अगर सीधा रेशियो पूछा जाए a/b, तो ये आ जाएगा 5/4, यही आंसर है। ठीक है, दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 5/4 जो है वो इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर होगा। बात समझ आ रही है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है पैट में, और आगे के लेवल भी हम कराते हुए चल रहे हैं। चलिए ठीक है, आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि वैल्यू वाले भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन ये है, इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, 24 का x% इज इक्वल्स टू 64। क्योंकि पैट में जो क्वेश्चन मिलते हैं वो मोस्टली ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा, हालांकि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन देखे गए हैं वो सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से इस टाइप के ही क्वेश्चन मिलते हैं। सिंप्लीफिकेशन कोई अलग टॉपिक नहीं है, सिंप्लीफिकेशन में सभी जो भी अर्थमेटिक हैं वो कैलकुलेटर वाले सारे उठा के उसमें पटक दिए जाते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन बन जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है या मैथमेटिक्स में जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है, तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि अर्थमेटिक में परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2 चैप्टर अगर सही समझा तो बाकी पूरा अर्थमेटिक इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने क्या किया, उसको परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सारे चैप्टर को लिंक कर दिया। सारे चैप्टर इन्हीं के दोनों के कॉन्सेप्ट के आधार पे खत्म हो जाते हैं। अर्थमेटिक में कोई चैप्टर बचता ही नहीं है ऐसा जहां पर इन दोनों का यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 24 का x% इज इक्वल्स टू 64, तो बताना है, तो x का मान बताओ, x इक्वल्स टू क्या होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये है 24, x% का मतलब हो गया x/100 इज इक्वल्स टू 64। इज इट क्लियर? अब इसे हम काटते हैं तो ये कट जाएगा 4 से, तो 4 से 24 होता है, ये 4 से कटेगा तो 25 चौके 100 होता है। तो अगर हम यहाँ से x निकालेंगे तो ये 25 मल्टीप्लाई में 6/25 है, उधर जाएगा पलट जाएगा 64 अब इंटू 25 अपॉन क्या आ जाएगा 6। अब इसे काट दो, तो काटेंगे तो ये वैल्यू कितनी बार कटेगी, इससे काटते हैं तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स 3 बार, और ये 32। ठीक है, आंसर आएगा। अब इसे और काटते हैं तो और भी कट जाएगा, ये काटो इसको, 10.66 आएगा। तो ये 10.66 है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 25 का, या इसे 10.6 भी ले सकते हैं हम। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10.6 इंटू 25, तो 25 संख्या 150 होता है, हासिल 15 यानी 5 भी आ जाएगा यहाँ पे साथ में, हासिल 1 बचा, 25 से कम 25, 1 26 यानी 265। ठीक है, चेक कर लो एक बार आंसर। ठीक है, यही आंसर है। हालांकि इन्होंने क्या किया, इसको पूरा का पूरा कन्वर्ट ना करके, इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना करके वैल्यू इस तरीके से लिखी है। देखो आंसर जो है वो इस टाइप से लिखा है, हमने इसको चेंज कर दिया डेसिमल में, उन्होंने डेसिमल में इसको कन्वर्ट ही नहीं किया। इसे काटा 32, तो ये आ गया 32 इंटू 25 और अपॉन 3 आएगा, तो इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 25 या मतलब 750, और 25 दूनी 50 यानी 800 बटे कितना आ जाएगा 3। अब इसे भाग दोगे तो ये क्या आ जाएगा 266, सही, 2/3%, यही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन को किया है। बात समझ आ रही है? तो करना क्या है, ज़्यादा परसेंटेज में उन्होंने फ्रैक्शन में ना कन्वर्ट करके, क्या मतलब डेसिमल में ना कन्वर्ट करके, उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखा हुआ है, तो इस तरीके से कर लोगे आप। ठीक है, करो नोट इसको, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला टाइप है, हालांकि पिछली बार इससे क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस बार नहीं बनेगा तो परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के ना जाएं। ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है कि जैसे अगर 3 संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन आए, देखो परसेंटेज में लिमिटेड टाइप हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप कोई भी टाइप जो है वो छोड़कर ना जाएं।
क्योंकि पिछले साल का पेपर इजी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल भी पेपर इजी ही आएगा। आप अपनी तैयारी इस तरीके से करके जाएं, अगर पेपर हार्ड भी आए तो आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर सकें, ठीक है। इस तरीके से तैयारी ना करें कि बस जो चीज़ पहले साल पहले आई पिछले साल बस उसी टाइप को पढ़ के गए और एग्ज़ाम में जाके बैठ गए, तो परेशानी बन सकती है आपके लिए और आपके नंबर कम हो सकते हैं। और आपको पता है कि जो एक सेट चल रहा है कि 33% क्वालिफाइंग नेचर है, तो इस गलत फहमी में ना रहें कि पैट एक क्वालिफाइंग पेपर है, बल्कि पैट एक छटनी एग्ज़ाम है। इससे आप बच्चों को बाहर करने का काम किया उन्होंने सीधा सीधा, क्योंकि जब वैकेंसी निकलती हैं तो वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं और उन्हें डायरेक्ट उन बच्चों को ही एग्ज़ाम में बिठाना है जो उनके उस लायक हैं। तो आप ये समझिए कि आपका ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में बैठेंगे तो इसी से डिसाइड होगा। तो ये कट ऑफ में आएंगे आप नहीं आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट मिल गया 33% पे पास हो गए, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं ताकि आप जब कभी वैकेंसी निकले तो उसकी कट ऑफ में आप आ सकें। समझ आई बात? ठीक है। और जो लोग एक्स सर्विस मैन हैं या अलग अदर कैटेगरीज हैं, और पिछली बार पता है आपको गर्ल्स की जो कट ऑफ थी यूपी लेखपाल को अगर हम देखें तो आप कहता है इन्होंने, हालांकि उस पर कुछ हुआ नहीं, मामला अभी कोर्ट में है ही, तो यूपी लेखपाल की जो कट ऑफ गई थी वो पैट पे जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट की जो गई थी वो 61.40 मार्क्स पर गई थी। ये मैं परसेंटाइल नहीं मार्क्स बता रहा हूँ। लेकिन अगर इन्हीं के हम गर्ल्स की बात करें तो लड़कियों की जो कट ऑफ गई थी गर्ल्स की वो गई थी 63 पॉइंट कुछ समथिंग, है ना, सॉरी 64.2, इस टाइप से कट ऑफ, यानी उनकी कट ऑफ ज़्यादा गई थी। और चाहे वो गर्ल्स एससी की हो, चाहे एसटी की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, उनकी कट ऑफ जो है वो बहुत हाई गई हुई थी लड़कों की तुलना में, ठीक है। हालांकि मैं भी इसका समर्थन नहीं करता हूँ कि इसका समर्थन करता हूँ लड़कियों की कट ऑफ ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम अगर कोई लड़की ओबीसी, अब सोचने वाली बात है यहाँ पर, देखो खुद सोचो आप, मान लीजिए कि एग्ज़ाम मैंने भी दिया, ठीक है, और एग्ज़ाम में मेरी एक बहन बैठी है वो भी एग्ज़ाम दे रही है, चूँकि मैं बॉय हूँ, लड़का हूँ, और दूसरी तरफ वो है गर्ल्स, ठीक है। तो अगर उस मेरे जो मार्क्स हैं कुछ भी आते हैं वो 61 से मोर देन 62 है मान लो, तो कट ऑफ 61.40 पे लगी तो मैं कट ऑफ में आ जाऊँगा, यानी मैं लेखपाल का मेंस दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई मेरी सिस्टर है वो भी इसी एग्ज़ाम में बैठी हुई है और वो भी कैटेगरी सेम कैटेगरी है मेरी, कुछ भी हो, चाहे उसकी भी जो मेरी कैटेगरी हो मेरी बहन की, ऐसा चांस तो हो नहीं सकती, सिंपल सी बात है। तो अगर उसके मार्क्स मान लो 63 भी हैं, ठीक है, 63 पॉइंट मान लो कुछ हैं या 63 मार्क्स ले लिए मैंने, ठीक है, और मेरे मार्क्स कितने हैं 62 हैं या 61.40 ही हैं, तो भी मैं यूपी लेखपाल का मेंस दूंगा। लेकिन अगर मेरी बहन 63 मार्क्स लेके आ रही तो वो भी क्वालिफाई नहीं करेगी। तो ये दरअसल महिला सशक्तिकरण जिस पे वो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं मोदी जी और योगी जी, तो उसका एक अलग ही एग्जाम्पल देखने को मिला। यहाँ महिला सशक्तिकरण की बजाय महिला का क्या कर दिया उन्होंने, कमजोरीकरण कर दिया, उल्टा कर दिया इसका हिसाब। जबकि वो 64.20 मार्क्स लाने पर तब जाके वो मेंस में देगी, तो कम से कम एटलीस्ट ऐसा होता है, चलो आप बराबर भी कर देते कि बॉयज़ और मेंस की कट ऑफ सेम कर देते, इक्वल कर देते कैटेगरी वाइज, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को, है ना। और ऐसा मेरा मानना है, अब मैं जानता हूं कि आप लोगों भी इसी बात से बिल्कुल सहमत होंगे, ठीक है। हालांकि अब वो कुछ और ही दिखाते हैं, आयोग के पास अपना एक डेटा होता है और वो हर बार बच जाते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन अच्छे हैं और पैसा सरकार के पास अनाप शनाप होता ही है। बाकी लोगों के पास, पब्लिक के पास या जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो इतने हाई फाई वकील को हायर कर पाएँ, है ना। अब राम जेठमलानी को तो कोई हायर नहीं कर पाएगा जब वो 1 मिनट में पता ही लाखों रुपए लेते हैं कोर्ट में खड़े होने के। और सरकार के पास अंधा पैसा है तो वो कुछ ना कुछ तर्क दे के बची जाती है। और आपको पता है कि एडवोकेट किसी भी चीज़ पे अगर उतारू हो जाए तो सच को झूठ, झूठ को सच कर सकते हैं। भैया कोई वकील साहब हो तो नाराज मत हो जाना, लेकिन ये फैक्ट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन मान लीजिए इस टाइप के है कि अगर 3 संख्याएं दी जाएं और 3 संख्या में किसी 2 संख्याओं की तुलना अगर तीसरी संख्या से की जाए, और इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे करोगे। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन ये है, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से
क्रमशः 20% तथा 25% अधिक हों तो पहली तथा दूसरी का अनुपात, ठीक है, अनुपात पूछ सकता है या ये पूछ सकता है पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो पहले आपको करने का तरीका आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो साफ साफ कहा कि उसने दो संख्याएं जो हैं वो किसी तीसरी संख्या से तुलना की गई, क्रमशः 20% और 25% अधिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे कि संख्याएं तीन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो जिस संख्या से तुलना की जाए, जिससे कंपेयर किया जाए, जिससे तुलना की जाए, उस संख्या को आप ऐसी वैल्यू माने जैसे आप कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी रहे। कोशिश करें कि आप उस संख्या को 100 ही माने, ठीक है। 100 मानने का एक तर्क है, ये वो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अक्सर संख्याओं को 100 क्यों लेते हैं और आप भी 100 ही लें, इसलिए लें क्योंकि अगर आप 100 का 20% निकालेंगे तो वो 20 आएगा, 100 का 25% निकालेंगे 25 आएगा, 100 का 15% निकालेंगे तो 15 आएगा, यानी 100 का आप कितने भी परसेंट निकालेंगे वो वही वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम 100 लेंगे। अगर आप लेने को 99 ले लो, लेकिन आप कैलकुलेशन जब करेंगे जब 20% इंक्रीज किया गया तो 99 का 20% निकालना थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ऐसी वैल्यू लें ताकि आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकें, ठीक है। यही इसका मेन पर्पज होता है। मानने को तो आप कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, जो आपका मन करे ABCD वो मान लो, आंसर जब भी आएगा तो करना क्या है, आप अगर मैं मानता हूं कि थर्ड नंबर जो है वो 100 है, तो उसने क्या कहा, फर्स्ट पहली दो संख्याएं जो है वो क्रमशः ये वाली इससे कितना है +20% है और ये कितना है +25% है। तो मेरे भाई अगर ये संख्या हमने 100 मानी तो ये 120 हो गई और ये 125 हो गई, करेक्ट, क्योंकि 20% और 25% अधिक है। अब क्या कहा उसने, पहली और दूसरी का अनुपात, तो पहली दूसरी का अनुपात क्या आएगा 120:125, यही तो आएगा। काट लो इसे जितने से कट रहा हो, 5 से कट जाएगा ये, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और ये पटेगा 25 पंचे 125, ये आ गया आंसर 24:25, यही करेक्ट आंसर है। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मान लो अगर मैंने क्वेश्चन ये पूछा होता कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, इस टाइप से क्वेश्चन होता। अगर यहाँ ये हो जाता पहली जो संख्या है दूसरी से कितने प्रतिशत कम है, अब क्वेश्चन ये कर दिया मैंने। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ये नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, समझो क्या होगा। अब हमने क्वेश्चन ये चेंज कर दिया कि पहली संख्या जो है वो दूसरी से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर देखो ये है 120 और ये 125, दोनों के बीच गैप कितने का है 5 का, ठीक है। अब कल ही मैंने आपको बताया था कि तुलना किससे की, दूसरी संख्या से, इसका मतलब नीचे क्या रखोगे दूसरी, 5/125 काटोगे तो 5 एकम 5 और इसे काटोगे तो 25, यानी 1/25 और 1/25 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 4%। अब ये मत पूछना कि सर इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मेरे भाई बहुत आसान है, जो भिन्न दी जाए उसमें 100 का क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा यानी 4%, क्लियर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन इस टाइप से देखते हैं, मैं आपको सारे टाइप करा रहा हूं, प्रैक्टिस भी आप करते रहना। जो क्वेश्चन नहीं आए वो हमारे आपके पास ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे जो कमेंट करना चाहे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर भी आपको भेज सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे के अलावा जैसे आपको मेरा नंबर है तो व्हाट्सएप नंबर भेजना, टेलीग्राम पे तो आप भेज नहीं सकते, वहाँ सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज देना या आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि सर इस टाइप का क्वेश्चन करा दो, मैं उस टाइप का भी करा दूंगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे परीक्षा संबंधी अगर प्रश्न आते हैं तो वो कैसे करेंगे, जैसे कोई स्टूडेंट अगर किसी एग्जाम में बैठता है तो वहाँ पर क्या होता है, देखो जब भी किसी एग्जाम में आप बैठते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए। किसी भी एग्जाम में एक होता है मैक्सिमम मार्क्स, यानी जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं इसी को हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं पूर्णांक लिखते हैं,
ठीक है। दूसरे होते हैं आपने जो मार्क ऑब्टेन किए, यानी उसको बोलते हैं प्राप्तांक, ठीक है, जो आप प्राप्त करते हैं। कभी भी किसी भी एग्जाम में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, 100 नंबर का पेपर हो सकता है, 25 का हो सकता है, 20 नंबर का हो सकता है, लेकिन उसको जैसे ही परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो हमेशा, जो पेपर अगर परसेंटेज में वैल्यू देखी जाएगी तो हमेशा 100% होगा। जैसे अगर कोई पेपर 25 नंबर का है और किसी बच्चे ने 25 नंबर प्राप्त किए तो क्या उसके मार्क्स 25% होंगे? नहीं। अगर वो पेपर 100 नंबर का होता तब उसने अगर 25 अंक प्राप्त किए तो मानते, हम कह देते कि भाई परसेंटेज जो है उसकी जो परसेंटेज आई वो कितनी आई, वो परसेंटेज भी कितनी आएगी, 25% होगी, अगर 100 में से 25 लाता तो। लेकिन अगर 25 में से 25 लाएगा तो उसके मार्क्स कितने होंगे, 100%। अगर कोई पेपर मान लो 40 मार्क्स का है और 40 मार्क्स लेके आए स्टूडेंट तो पेपर तो कितना होगा, वो उसका भी स्कोर 100%। अगर 100 नंबर का पेपर है, 100 में से 100 लाया तो भी उसके मार्क्स कितने होंगे, 100%। तो मैं आपको सिंपल भाषा में ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो हमेशा 100% होते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। और अगर इतनी सी डिटेल में भी अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो पैट का एग्ज़ाम अगले साल देना, फिर इस साल मत देना। कड़वा है मगर सच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक क्वेश्चन ये है कि एक परीक्षा में राम ने 35% अंक प्राप्त किए, 35% अंक प्राप्त किए, और वह 6 अंकों से फेल हो गया। ठीक है। एक परीक्षा में राम ने क्या किया, 35% अंक प्राप्त किए और वह क्या हुआ, 6 अंकों से फेल हो गया। ठीक है। यदि उसे परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे तो पूर्णांक क्या है, ये बताना है। ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सीधा कह रहा है कि राम ने एक एग्जाम में बैठा और उसने कितने 35% अंक प्राप्त किए, तो 35% जो अंक प्राप्त करने के बाद भी वह 6 अंकों से फेल हो गया। यानी सीधी सी बात है, अगर उसे 6 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। और पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए हैं एग्जाम में वो है 40%, कि भाई 40% अंक लाओ तो आप पास माने जाओगे। तो अब वो पूछ रहा है कि पूर्णांक क्या है, यानी पेपर जो है वो कितने मार्क्स का था, ये पूछ रहा है। तो अभी मैंने कहा था जो पूर्णांक होता है वो 100% होता है। अब देखो जरा सिंपल से लॉजिक समझो कि उसने 35% अंक प्राप्त किए और वो फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया क्योंकि उसको लाने थे 40% अंक। 40% अंक अगर आ जाते तो पास हो जाता। यानी 35% अंक थे उसके और 40% लाने के लिए उसे 5% और अंक लाने थे। लेकिन अगर इस वैल्यू को नंबर में देखते हैं तो सीधा कह रहा है वो 6 अंकों से फेल हुआ, यानी कि इस 5% की वैल्यू है 6। वो यही तो कहना चाह रहा है। बहुत आसान सी चीज़ है भाई। 35% अंक प्राप्त किए, 6 अंकों से फेल हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर उसके 6 अंक और आ जाते तो पास हो जाता। परसेंटेज में अगर इसको देखेंगे तो 35 से कितनी बढ़ जाती, वो 40% हो जाती। यानी जो गैप है वो कितने का है, 5% का। तो 5% की वैल्यू अगर 6 है, अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें सीधा 100% में तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, 20 का 20 100, इधर भी 20 का इधर भी, तो ये 100% बन जाएगा और ये बन गया 20 120। यानी पेपर जो है वो कितने मार्क्स का था, 120 मार्क्स का।
ठीक है, पेपर 120 अंक का था, ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ आ रही है बात? यानी जो पेपर बना था परीक्षा का वो टोटल पेपर कितने अंक का था? 120 अंक का था। अगर हम इसको पूछें कि अंक उसको कितने आए, अब ये भी पूछ सकता है कि उसे पास होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने होंगे, तो उसे जो पास होने के लिए अंक प्राप्त करने होंगे वो कितने हो जाएंगे? इसका 40% निकाल दो, तो 120 का 40% निकालोगे तो क्या आएगा? 2/5 आ जाएगा। सिंपल सी बात, 1/5 होता है 20%, 40% 2/5। काटो से 5 से, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी 24 दूनी 48, 48 मार्क्स अगर वो लाएगा तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता राम ने कितने अंक प्राप्त किए थे, तो इसका हम 35% निकाल देते। समझ आ रही है बात? इस तरीके से ही क्वेश्चन आप करेंगे एग्जाम में। समझ आ रही है? ठीक है, चलो अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखता हूं, उसके बाद फिर हम टाइप चेंज करेंगे, एक इलेक्शन का क्वेश्चन और कर लेंगे कि चुनाव संबंधी प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे करोगे। हालांकि चुनाव संबंधी प्रश्न पूछा जाए इसके चांसेस कम है, लेकिन अगर 1% भी चांस है तो उसे छोड़ नहीं सकते अगर हमारे पास टाइम है तो। समझ आ रही बात? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद फिर हम वैल्यू चेंज कर देंगे। चलो क्वेश्चन ये है, किसी परीक्षा में ए ने 30% अंक प्राप्त किए, 30 अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से फेल हो गया, जबकि बी ने, दिख रहा है साफ? हाँ आ रहा है, ठीक है। जबकि बी ने 40% अंक प्राप्त किए और उसने आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो पूर्णांक क्या है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक परीक्षा है और उस परीक्षा में क्या किया है, ए ने 30% मार्क्स प्राप्त किए और उसके 10 अंक से वो क्या हो गया? फेल हो गया। जबकि कोई बी कैंडिडेट है, उसने 40% मार्क्स प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए और उसने आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, जो मिनिमम अंक चाहिए थे पास होने के लिए, उससे 10 मार्क्स उसने अधिक गेन किए। ठीक है, तो पूछा गया है कि भाई इसका पूर्णांक क्या है, आप ये बता दीजिए कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे इस परीक्षा में, इस एग्जाम में। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो अब जरा समझो, 30% जिसने मार्क्स प्राप्त किया, अगर मैं ये देखूं पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो सिंपल से बताओ, जिसने 30% अंक प्राप्त किए वो क्या हो गया? 10 अंकों से फेल हुआ, यानी अगर हम 10 अंक और दे दें तो ये पास हो जाएगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल। अगर दूसरी तरफ देखते हैं, एक ने 40% मार्क्स प्राप्त किए, लेकिन जितने पास होने के लिए अंक चाहिए उससे 10% अधिक, 10 अंक अधिक ले आया, तो यानी सिर्फ अगर हम पास होने के लिए न्यूनतम अंक देखें तो उसके 10 अंक जो अधिक हैं उसमें माइनस कर दो, तो पास होने के लिए इसे भी अंक कितने चाहिए थे? 40% माइनस 10। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों वैल्यू बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि 30% में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो ये पास हो जाएगा। अगर 40% में जो 10 अंक एक्स्ट्रा है वो निकाल देंगे तो भी पास होने के लिए मिनिमम अंक आ गए। अब अगर हम इन दोनों का सिर्फ गैप देखते हैं, ये 30 में से 40 उधर चला जाएगा, यानी 40 में से 30 माइनस होगा तो ये 10% आएगा। दूसरी तरफ ये 10 इधर लाओगे तो ये 20 बन जाएगा। 10% की वैल्यू अगर 20 है तो मुझे चाहिए क्या, आप ये देखना है हर बार। हालांकि करने को आप 1% की वैल्यू निकालो, फिर 100 का गुना करो, इतना मत किया करो। डायरेक्ट हमें मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो सीधा हम 10 का गुना करेंगे, इधर भी 10 का, तो ये बन जाएगा 100%। और 100% बराबर कितना आ गया? 200 मार्क्स।
तो पूछा क्या था, उसने यही पूछा था कि पेपर कितने मार्क्स का है। पेपर होता है हमेशा 100%, 100% का। तो 100% की वैल्यू है 200, तो इसका मतलब पेपर कितने अंक का था, 200 अंक का था। अगर पूछा जाए कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो आप कैसे निकालेंगे, 200 नंबर का पेपर है, पास होने के लिए अंक चाहिए 30% प्लस 10, इसका मतलब ये हुआ कि 60 प्लस 10 यानी 70 नंबर चाहिए पास होने के लिए। चाहे इधर से निकालो चाहे इस साइड से निकालो, 40% माइनस 10 करोगे तो भी 40 दूनी 80 और माइनस 10 करोगे 70, यानी पास होने के लिए जो अंक चाहिए वो 70 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से सब कुछ निकल आएगा, आप कुछ भी कैलकुलेट करना चाहेंगे वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब एग्जाम में वो क्या पूछता है वो आयोग पर निर्भर करता है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आपको भी नहीं आ रही हैं, कम से कम आपको तो ये सब सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो आज इस परसेंटेज के लेक्चर में बस इतना ही। अभी तुरंत आपको दूसरा लेक्चर आज ही प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें हम एवरेज को फिनिश करवाएंगे और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैट के लिए। अकेले आपको 20 नंबर दिलाएगा और उसका सिलेबस अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पाई चार्ट पढ़ना है, बार ग्राफ पढ़ना है, इसके अलावा टेबल पढ़ना है। 3 टाइप 20 अंक दिलाने वाले हैं आपको, और इसके लिए जो आपको चाहिए था वो मैंने यहाँ आपको दे दिया। ठीक है, परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा समझ होनी चाहिए, बस इतना पर्याप्त है। जरूरी नहीं है कि आपको ज्ञाता बनना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थैंक यू, आज क्लास में बतना ही।